हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप स्पीडी साइंस का बिहार सचिवालय और दरोगा के लिए टेस्ट पेपर नंबर 1 to 5 लगाने वाले हो। आप में से जो भी लोग नए हैं, आप अगर इसका और भी क्लास देखना चाहते हो, आप लोग प्ले लिस्ट आकर चेक करिएगा, या नहीं तो क्लास जब खत्म होगा लास्ट में आपको यहाँ पर थंबनेल शो करेगा, आप उसे टच करिएगा। इसका पार्ट 2 जो है वह आपके सामने आ जाएगा। बिहार सचिवालय और दरोगा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ढेर सारा क्लास यहाँ पर दिया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, आप लोग उसे टच करके और भी जो भी क्लास आप देखना चाहते हैं देखिए। ध्यान रखिएगा, स्पीडी वाले बुक का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का मास्टर वीडियो आपको दिया जा चुका है। 2-2.5 घंटे के आसपास का 3 क्लास है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का। तीनों को आप ज़रूर देख लीजिएगा। आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस वाले बुक में टेस्ट पेपर नंबर 72 तक दिया गया है। आज के इस क्लास में आप सेट नंबर 1 to 5 देखोगे, नेक्स्ट वाले में आपको 6 to 10 देखना है। 5-5 प्रैक्टिस सेट यानी कि टेस्ट पेपर हम लोग एक वीडियो में कवर करेंगे और 15 से 16 वीडियो में टेस्ट पेपर को ख़त्म कर लेंगे। अगर आपको इसके बारे में कुछ कहना हो कमेंट करके बताइए। अगर आप कुछ और तरीके से चाहते हो इस क्लास को तो अभी ही कमेंट करके आप बता दीजिए। 1 दिनों के या 2 दिनों के बाद इसका पार्ट 2 आपको मिलेगा और उसे आप लोग फिर देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कुछ और संशोधन क्लास में हो तो आप कमेंट करके अभी के अभी बता दीजिएगा। इस वाले क्लास में कोशिश किया जाएगा हर एक सवाल को कम से कम 2 बार पढ़ने का, 2 बार जवाब बताने का, समझाने का। तो हर एक सवाल को रिपीट किया जाएगा। आप लोग ध्यान से बने रहिएगा क्लास में। अगर आपका साइंस पे पकड़ अच्छे से बन गया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कम से कम 2 से 3 बार क्लास को देख लीजिएगा, तभी आपको इन सारे प्रश्नों पे अच्छे से पकड़ बन पाएगा। ये आपके ही अच्छाई के लिए कहा जा रहा है। अगर आप एक बार क्लास देखेंगे तो पूरा अच्छे से आप कवर नहीं कर पाएंगे। दोबारा देखते हैं तो लगभग 80 से 90% आपको सवाल याद हो ही जाएगा। कोशिश करिएगा रिपीट कर के आप क्लास को देख लें। और कुछ कहना हो कमेंट करिए, इसका और भी क्लास दिया गया है उसे आप देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट पेपर नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करेंगे, ठीक, लाल में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? सबसे अधिक पूछेगा, लाल आपको बताना होगा। नंबर 2, दलहन के पेड़ में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइजोबियम होता है। दलहन के पेड़ में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा होता है? राइजोबियम सही है। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में, ऑप्शन नंबर सी। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में, नंबर सी राइट आंसर है। नंबर 4, पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है? पादपों में जल तथा खनिज लवण पूछेगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, जाइलम के द्वारा। पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचालन जाइलम के द्वारा होता है। पौधों में खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से पहुंचता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। पौधों में खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से पहुंचता है? फ्लोएम के माध्यम से। आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है? आत्महत्या की थैली लाइसोसोम कहलाता है। कौन? लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? डूबे ने, डी डूबे के द्वारा लाइसोसोम की खोज की गई थी। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? डी डूबे ने। प्रोटीन की फैक्ट्री कौन कहलाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं किसे? सी राइट आंसर, राइबोसोम को कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को। प्रोटीन का जो संश्लेषण है किसके द्वारा होता है? ध्यान रखेंगे, प्रोटीन का संश्लेषण ऑप्शन नंबर डी राइबोसोम के द्वारा होता है। प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा? राइबोसोम के द्वारा होता है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? डीएनए का प्रतिपादन कर्नबर्ग ने। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कर्नबर्ग ने।
प्रयोगशाला में सबसे पहले जीन का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद जो खुराना है, इन्हीं के द्वारा किया गया था। क्या किया गया था? तो जीन का संश्लेषण। ऑप्शन नंबर 11 का डी राइट आंसर है। बच्चे का लिंग निर्धारित करके गुणसूत्र से होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। पिता के, बच्चे का जो लिंग निर्धारण है किसके गुणसूत्र से होता है? किसके पूछेगा तो पिता के बताना होगा। बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। मधुमेह रोग किसकी कमी की वजह से होता है? मधुमेह होता है ऑप्शन नंबर सी, इंसुलिन की वजह से। क्या होता है? मधुमेह नामक बीमारी होता है, रोग होता है। इंसुलिन शरीर में कहाँ पर बनता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय में बनता है। इंसुलिन कहाँ पर? तो अग्नाशय में बनता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी नहीं पाया जाता है। मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? ऑप्शन नंबर आपको बताना होगा, विटामिन सी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब कि विटामिन होगा सी। मानव मूत्र में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विटामिन सी पाया जाता है, उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का तापमान सामान्य जो होता है वो कितने डिग्री पर होता है? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे मानव शरीर का सामान्य तापमान पूछे 37 डिग्री बताना होगा। सी राइट आंसर होगा। मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मनुष्य के मेरुदंड में पूछेगा कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, क्या बताइएगा? 31 जोड़ी। ऑप्शन नंबर कितना? तो डी आपको टिक करना होगा। कितना जोड़ी? 31 जोड़ी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र की खोज किसने किया था? गुणसूत्र की खोज ऑप्शन नंबर ए, वाल्डेयर के द्वारा किया गया था। किसका खोज? गुणसूत्र का खोज किसने किया था? वाल्डेयर ने। मनुष्य में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में क्रोमोजोम की संख्या आपको बताना होगा 23 जोड़ा, यानी कि 46 आपको बताएंगे। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी जीवित कोशिका का नाम है माइकोप्लाज्म। सबसे छोटी जीवित कोशिका का नाम है माइकोप्लाज्म। शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है किसकी? तंत्रिका तंत्र की। शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तंत्रिका तंत्र की होती है। सी राइट आंसर है। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीएनए। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ पूछेगा, डीएनए होता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहाँ पर होता है? ए राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? फल भित्ति। टमाटर का पूछा जाता है खाने वाला योग जो भाग है वह कौन सा है, तो उसे कहते हैं फल भित्ति। ए राइट आंसर। बताइए, पपीता का खाने योग्य भाग क्या होता है? बिना ऑप्शन का सोचिए, बताइए क्या सही जवाब हो जाएगा। तो पपीता का मध्य फल भित्ति खाते हैं। याद रखिएगा, क्या खाते हैं? मध्य फल भित्ति, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आपको सही जवाब टिक करना है। नंबर 27 है, हल्दी में पीला रंग किसकी मौजूदगी की वजह से होता है? ऑप्शन नंबर आपको डी बताना होगा, कुरकुमीन की वजह से। ध्यान रखेंगे, हल्दी में पीला रंग किसकी मौजूदगी की वजह से होता है? तो कुरकुमीन की वजह से। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? टमाटर में लाल रंग पूछेगा किसकी वजह से? लाइकोपीन की वजह से होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन की वजह से बताएंगे कि होता है। ठीक है। दूध में पाया जाने वाला शर्करा क्या है? ऑप्शन नंबर डी, लैक्टोज। अगर पूछेगा दूध में पाया जाने वाला शर्करा का नाम बताइए, आपको लैक्टोज बताना होगा। ठीक है।
जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री पर होता है? जल का घनत्व अधिकतम होता है कितने पर? 4 डिग्री पर बताएंगे। कितने पर होता है? 4 डिग्री पर। बताइए वेदन क्षमता सर्वाधिक किस किरण में होती है? ऑप्शन नंबर आपको सी बताना होगा, गामा किरण में। वेदन क्षमता सबसे ज़्यादा किस किरण में होता है? तो आपको गामा किरण बताना है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग में होती है? ऑप्शन नंबर बी बैंगनी में। सबसे कम तरंगदैर्घ्य पूछेगा किस रंग में होता है? ऑप्शन बी बैंगनी बताएंगे। प्रकाश की चाल अधिकतम होती है निर्वात में। प्रकाश की चाल अधिकतम कहाँ पर? निर्वात में आप बताएंगे। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखता है ना, किसके वजह से बताइए? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर डी प्रकीर्णन की वजह से बताना होगा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखता है। समुद्र का जल नीला किसके कारण दिखाई देता है? समुद्र का जल प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। समुद्र का जल नीला किसकी वजह से दिखता है? तो प्रकीर्णन के वजह से। तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? तारे ना अपवर्तन की वजह से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तारे किसके? अपवर्तन की वजह से। हीटर का तार किसका बना होता है? हीटर का तार होता है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, नाइक्रोम का। हीटर का तार किसका होता है? नाइक्रोम का। तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? केशिकत्व की वजह से। ऑप्शन नंबर बी। तेल दीप की बत्ती में अगर पूछेगा तेल किसकी वजह से ऊपर चढ़ता है तो केशिकत्व आपको बताना है। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव गैस कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CO2। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सा होता है? CO2 को कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है, गैस। आते हैं अब सेट नंबर सेकेंड पर। टेस्ट पेपर है, अच्छा फर्स्ट ही है फिर से। आइए अब सेकेंड पर चलते हैं। ये रहा सेकेंड। बताइए बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? बीजों का अध्ययन कहलाता है ऑप्शन नंबर ए स्पर्मोलॉजी कहलाता है। बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्पर्मोलॉजी। नींबू में डाइबैक रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन नंबर बी कॉपर की कमी से। ध्यान रखिएगा नींबू में डाइबैक रोग हो जाता है, ठीक है। कौन सा रोग? डाइबैक। किसकी कमी से होता है? तो ये आपको कॉपर बताना होगा। वरुणा योजना का संबंध किससे है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कृत्रिम वर्षा से है। वरुणा योजना, वरुण योजना किससे है? तो आपको कृत्रिम वर्षा बताना है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर आपको सी बताना होगा, कानपुर में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? कानपुर में है। वनस्पति समूह का सबसे बड़ा संघ है कौन सा? ऑप्शन नंबर आपको ए बताना होगा, थैलोफाइटा। वनस्पति समूह का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है? थैलोफाइटा होता है। नाबार्ड की स्थापना की गई थी कब? नाबार्ड की स्थापना ये देखिए 12 जुलाई 1982 है ना, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, 12 जुलाई 1982 को हुआ था। अल्फांसो एवं आम्रपाली किसकी प्रजाति है? ऑप्शन नंबर सी बताइएगा, आम की। अल्फांसो और जो आम्रपाली है ना किसकी प्रजाति है? आम की है। अंगूर का बगीचा किसे कहा जाता है? अंगूर का बगीचा कहते हैं ऑप्शन नंबर सी नासिक को। किसे कहते हैं? नासिक को कहते हैं अंगूर का बगीचा। बकरी के किस नस्ल को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है? तो वह होता है सिनेन, सानेन करके। सानेन जो है ना बकरी का नस्ल है, विश्व की दूध की रानी इसे कहते हैं। भारत का जो अन्न भंडार है किसे कहा जाता है? भारत का अन्न भंडार ऑप्शन नंबर आपको सी बताना होगा, किसे कहते हैं? पंजाब को। अन्न का भंडार पंजाब। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? मखदूम में है। कहाँ पर है?
मखदूम में। मुर्गी के अंडा में कितना प्रोटीन होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12%। मुर्गी के अंडा में प्रोटीन होता है कितना, अगर आपसे पूछेगा क्या बताइएगा? 12% आपको बताना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, बकरी का वैज्ञानिक नाम बताएं क्या होता है? कैप्रा हिरकस। बकरी के वैज्ञानिक नाम अगर आपसे पूछे क्या बताएंगे, तो कैप्रा हिरकस होता है। पक्षियों का अध्ययन कहलाता है क्या? पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। आम में लिटिल लीफ रोग किसकी वजह से होता है? तो याद करिए, आम में किसकी वजह से होता है? तो वो जिंक की वजह से होता था नहीं, होता है। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर ए बताना होगा, किसकी वजह से हो जाएगा सही जवाब? तो जिंक की कमी से होता है। फसल बीमा योजना कब से लागू किया गया? ऑप्शन नंबर सी 1 अप्रैल 1985 से फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान है बेंगलुरु में। कहाँ पर है भारतीय बागवानी? बेंगलुरु में। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पर है? केंद्रीय पशु पूछे बरेली में आपको बताना होगा। कहाँ पर है भाई? बरेली में है। हिरण का मांस क्या कहलाता है? हिरण का मांस कहलाता है ऑप्शन नंबर बी वेनिसन। हिरण का मांस क्या कहलाता है? वेनिसन कहते हैं। वेनिसन किसे कहते हैं? हिरण के मांस को। सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाले जाते हैं? सर्वाधिक भेड़ के लिए आपको ऑस्ट्रेलिया बताना होगा। सबसे ज़्यादा भेड़ कहाँ पर? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो भूरी क्रांति का संबंध आपको बताना होगा उर्वरक उत्पादन से। ऑप्शन नंबर जो बी है भूरी क्रांति सही हो जाएगा उर्वरक उत्पादन से। रजत क्रांति किससे संबंधित है? रजत के लिए आपको बताना होगा नंबर फर्स्ट, रजत जो है यह किससे है? अंडा उत्पादन से है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर आपको ए केंद्रीय भैंस पूछे हिसार में है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? हिसार सही जवाब है। बताइए केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर आपको सी केंद्रीय औषधि अगर पूछेगा शोध संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है। जमुना परी किसकी एक प्रजाति है? ऑप्शन नंबर आपको भी बताना होगा। जमुना परी किसका है? बकरी का एक क्या है? प्रजाति है। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इक्थियोलॉजी। मछली का अध्ययन कहलाता है इक्थियोलॉजी। जाफराबादी किस जानवर का एक प्रजाति है बताएं? जाफराबादी ऑप्शन नंबर सी भैंस का। जाफराबादी किसका एक प्रजाति है? भैंस का। सूअर का मांस क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी पोर्क। सूअर के मांस को क्या कहते हैं? कहते हैं पोर्क। मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है ऑप्शन नंबर बी एरेनियोलॉजी। क्या कहते हैं मकड़ियों के अध्ययन को? एरेनियोलॉजी कहते हैं मकड़ी के अध्ययन को। नंबर 30 है, कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को किसमें रखा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी द्रव नाइट्रोजन में। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को कहाँ पर? द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। बताएं कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? कृष्ण क्रांति का संबंध ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पेट्रोलियम से है। किससे है? पेट्रोलियम से। प्रकृति का हलवाहा किसे कहा जाता है? प्रकृति का हलवाहा पूछेगा, किसान का मित्र पूछे केंचुआ बताएंगे। पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होता है? पश्मीना ऊन प्राप्त होता है बकरी से। काफ़ी महंगा होता है यह वाला। ऑप्शन नंबर आपको भी बताना होगा, ठीक है। सारंग, मूंगा एवं खैरा
किसकी प्रजाति है? सारंग, मूंगा और खैरा पूछे मधुमक्खी की प्रजाति है। किसका है? मधुमक्खी का। मुर्गियों में रानीखेत बीमारी किसके वजह से होता है? ऑप्शन नंबर ए, विषाणु की वजह से होता है मुर्गी में रानीखेत नामक बीमारी। भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? भेड़ का वैज्ञानिक नाम ऑप्शन नंबर बी, ओविस एरीज। भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओविस एरीज। बच्चों वाली गाय को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, डैम कहते हैं। नेक्स्ट है, कृत्रिम रेयॉन कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी, कृत्रिम रेयॉन को आप सिल्क कहते हो। सबसे पहला क्लूड स्तनधारी कौन सा है? सबसे पहला क्लूड स्तनधारी पूछेगा डॉली, बताइएगा क्या होगा? डॉली। पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन से है। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन से है। कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन के साथ साथ एसिटिलीन का यूज करते हैं। किसके लिए? कच्चे फलों को पकाने के लिए। विश्व का कहवा पात्र किसे कहा जाता है? विश्व का कहवा पात्र कहते हैं ब्राज़ील को। किसे कहते हैं विश्व का कहवा पात्र? ब्राज़ील को। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? अंगोरा प्राप्त होता है ऑप्शन नंबर बी, खरगोश से। गाय का वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है, क्या होता है? गाय का वैज्ञानिक नाम है बॉस इंडिकस। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉस इंडिकस हो जाएगा। आते हैं प्रैक्टिस शीट नंबर टेस्ट पेपर नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जानते ही होंगे। तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण अगर पूछेगा, ऑप्शन नंबर आपको डी बताना होता है, डोबरेयर ने किया था। तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण पूछे आपसे तो डोबरेयर बताना होगा। नंबर 2 है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मतलब त्रिक का नियम कह रहा है किसने दिया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसने? डोबरेयर ने दिया था। त्रिक का नियम किसने दिया था पूछा जाता है, याद रखिएगा, डोबरेयर ने दिया था। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी, जो भी आप तीनों चारों सवाल देख रहे हो। देखिए, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम अगर आपसे पूछेगा तब आपको बताना होगा न्यूलैंड्स ने। किसने? न्यूलैंड्स ने दिया था। ठीक है। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया था? बताइए किसने किया था सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण? तो ऑप्शन नंबर आपको फर्स्ट बताना होता है, मेंडलीफ ने किया था। ठीक है, किसने किया था? मेंडलीफ ने किया था। आधुनिक आवर्त नियम का जो प्रतिपादन है वह किसने किया था? तो नंबर 5 का हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, किसने किया था? मोस्टली ने किया था। आधुनिक आवर्त का नियम किसने दिया? तो मोस्टली ने दिया। ठीक है, पांचों सवाल को फिर से आपको एक बार बता दिया जा रहा है, रिपीट कर दिया जा रहा है, सुनिए थोड़ा सा। तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण डोबरेयर ने, तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण डोबरेयर ने किया था। तत्वों का वर्गीकरण से संबंधित आपका जो त्रिक का नियम था यह किसने दिया था? त्रिक का नियम दिया था ऑप्शन नंबर बी, आपको बताना होगा किसने? डोबरेयर ने ही दिया था। ठीक है, समझ गए यहाँ पर। नेक्स्ट है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? अगर आपसे अष्टक नियम पूछेगा तब आपको न्यूलैंड्स बताना होगा। अष्टक नियम न्यूलैंड्स। कौन सा वैज्ञानिक है सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया था? आवर्त सारणी का सबसे पहला निर्माण अगर पूछेगा मेंडलीफ आपको बताना होगा। और अभी 5वां सवाल आपने देखा, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तब आपको बताना होगा मोस्टली ने। किसने? कौन सा वाला का कह रहा है? आधुनिक वाला आवर्त का जो नियम है यह किसने दिया था? मोस्टली ने दिया था। नंबर 6 कह रहा है, मेंडलीफ का आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? किसमें पूछा है? मेंडलीफ वाले में। ऑप्शन नंबर ए आप बताइएगा, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण परमाणु द्रव्यमान पर है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार आधुनिक में अब पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर बी, परमाणु संख्या हो जाएगा। आधुनिक वाले में क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या। अच्छा, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? अभी आपने देखा था, याद है?
मोस्ले के द्वारा किया गया था। उसी के तहत कह रहा है कि यहाँ पे आपको परमाणु संख्या याद रखना होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग जो था ना, ग्रुप्स, इसकी कुल संख्या कितनी है? वर्गों की संख्या। चलिए फ्रेंड्स बताइए कमेंट करके ज़रा सा, वर्ग का संख्या कितना है? 7, 9, 16 या फिर 18? जो भी जवाब आपको पता हो कमेंट करके बताइए ज़रा सा कितना है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त यानी कि पीरियड के बारे में कह रहा है, इसकी संख्या बताइए कितनी है? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त यानी कि पीरियड की संख्या कितनी है? आपको बताना होगा ऑप्शन नंबर बी। कितने हैं? 7। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। कैसे? ऑप्शन नंबर आपको डी बताना होगा। बढ़ते हुए परमाणु संख्या के रूप में। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। कैसे? तो बढ़ते हुए परमाणु संख्या के रूप में। बताइए किस वर्ग के तत्व को सिक्का धातु कहा जाता है? सिक्का धातु कहते हैं 11वें वाले को। याद रखिएगा, सिक्का धातु पूछे 11वें वर्ग वाले को, तत्व जो होता है 11वें वर्ग वाला, उसको क्या कहते हैं? सिक्का धातु कहते हैं। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? बताइए, सोचिए। याद है? निष्क्रिय तत्व किसे कहते हैं? शून्य समूह में रखे गए तत्व को कहते हैं। तो शून्य समूह यहाँ पर आपका जो निष्क्रिय तत्व हो जाएगा शून्य समूह के लिए डी हो जाएगा राइट आंसर 12 का। ठीक है, डी बिल्कुल सही है। नंबर 13 को देखिए, सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु होती है ऑस्मियम। सबसे भारी धातु का नाम आपसे पूछेगा, क्या बताइएगा? ऑस्मियम। सबसे हल्का धातु पूछेगा, कौन सा होता है? सबसे हल्का होता है लिथियम। कौन सा होता है? लिथियम। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीन। देखिए कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है? फ्लोरीन आपको बताना होगा। कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में, ध्यान दें, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन सा है? कौन सा है? हाइड्रोजन। ये राइट आंसर। फिर से समझिए थोड़ा सा। कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में एकमात्र अधातु है। अधातु कौन सा? ये आप बता देंगे, हाइड्रोजन। आवर्त सारणी में अधातुओं को किस और स्थान दिया गया है? ए राइट आंसर, दाहिने ओर। आवर्त सारणी में अधातुओं को किस और स्थान दिया गया है? दाहिने ओर सही जवाब है। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं, क्या है वह? ऑप्शन नंबर आपको बी, उसे अधातु कहते हैं। वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करे और ऋणात्मक आयन बनाए उसे ही कहते हैं अधातु। किस वर्ग के तत्वों का गलनांक कह रहे उच्चतम होता है? उच्चतम पूछा ना, ऑप्शन नंबर सी आपको बताना होगा। 4 के ए हो जाएगा राइट आंसर। किस वर्ग के तत्व का गलनांक सबसे ज़्यादा यानी कि उच्चतम होता है? तो चौथे के ए वाले के बताना होगा। आवर्त में दाएं से जाने पर, ध्यान दें, आवर्त में बायां तरफ अगर आप दाएं तरफ से जाते हो तो इलेक्ट्रॉन प्रीति में कह रहा है क्या परिवर्तन होता है? इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। ए सही जवाब है। बताइए किस वर्ग के तत्वों के इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? किस वर्ग के तत्वों के इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर सी बताना होगा। 7वें के पहले में कहाँ पर का इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा होता है? 7वां का पहला में। आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? आवर्त सारणी को 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। कितने में? 4 ब्लॉक में। SPDF याद है ना। कह रहा है किस ब्लॉक का तत्व साधारणतया रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? तो कह रहा है कौन सा वाला ब्लॉक का तत्व है जो रंगीन यौगिक बनाता है? S ब्लॉक। याद रखिएगा, S ब्लॉक क्या करता है? रंगीन यौगिक का निर्माण करता है। कौन सा वाला? S ब्लॉक। जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता। जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे
तो उसके बाद उत्पन्न जो ऊर्जा होता है वह कहलाता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं? सी राइट आंसर, बी वाले के। कह रहे हैं किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं? तो कहते हैं ऑप्शन नंबर सी यानी कि बी वाले वर्ग को। मेंडलीफ का संबंध बताइए कहाँ से है, कौन से देश के थे ये भाई साहब? ऑप्शन नंबर बी, मेंडलीफ कहाँ के? रूस के थे। मेंडलीफ रूस रसिया के थे। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व है? एक वाले में, नंबर फर्स्ट सही जवाब है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं? एक सही जवाब है। किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं? किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाला तत्व कहा जाता है? ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर बी। छठे के पहले छठा ए आपको याद रखना होगा। किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाला तत्व कहते हैं? नंबर बी सही जवाब है। किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है? दूसरा ए सही जवाब है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व ऑप्शन नंबर आपको ए हाइड्रोजन बताना है। सबसे हल्का तत्व क्या है? हाइड्रोजन। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व बताइए कौन सा है? एल्युमिनियम। सबसे पृथ्वी पर कह रहे हैं सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व का नाम एल्युमिनियम बताएंगे। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या बताना है? ऑक्सीजन। पृथ्वी पर याद रखिएगा। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है निष्क्रिय गैस। क्या होता है? निष्क्रिय गैस। क्या होता है? प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य निष्क्रिय गैस। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य क्या होता है? ए एक क्षार धातु। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है एक क्षार धातु। आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कह रहा है कितना तत्व होता है? 8। ध्यान दे क्या कह रहा है? आवर्त सारणी का दूसरा और तीसरा जो आवर्त है इसमें तत्वों की संख्या 8 आपको बताना होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 की ओर। टेस्ट पेपर है नंबर 4। नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से संबंधित हैं बताएंगे? तो नॉर्मन जो ई बोरलॉग है ऑप्शन नंबर आपको बताना होगा डी। कहाँ के थे ये रहने वाले? यहाँ थे यूएसए यानी कि अमेरिका के। गेहूं में रस्ट रोग होता है किसकी वजह से? ऑप्शन नंबर डी, कवक की वजह से होता है गेहूं में रस्ट नामक रोग। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रेट के रूप में पौधे क्या करते हैं? नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। कैसे? नाइट्रेट के रूप में। प्रैक्टिस सेट से आपको समझ में आ रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा सवाल अब यहाँ पे मिलना आपका स्टार्ट हो चुका है। नंबर 4 है कि 2,4-D क्या होता है? 2,4-D होता है खरपतवारनाशी। क्या होता है? खरपतवारनाशी। तंबाकू में विषैला तत्व होता है कौन सा? तंबाकू में रहता है निकोटीन। क्या रहता है तंबाकू में? निकोटीन। विश्व वन दिवस मनाया जाता है कब? विश्व वन दिवस मनाते हैं 21 मार्च को। कब मनाते हैं? 21 मार्च को। दूध का पास्चुराइजेशन किसने किया था? लुई पास्चर के द्वारा क्या किया गया था? तो दूध का पास्चुराइजेशन किया गया था। भारतीय कृषि का इतिहास नामक जो पुस्तक है किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर ए, एस रंधावा के द्वारा लिखा गया है। क्या लिखा गया है? भारतीय कृषि का इतिहास। किसके द्वारा? MS, नाम याद रखिएगा, MS रंधावा। चलिए इसे याद कर लीजिए। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं तब तक। आलू क्या होता है? आलू क्या होता है? आलू होता है ऑप्शन नंबर आपका सी, आलू होता है तना। आलू क्या होता है? तना। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है?
जूट के उत्पादन में अग्रणी राज्य है ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। कपास पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? बताइए कपास कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर आपका ठीक हो जाएगा यहाँ पर बी फल से। कपास पौधे के फल से। बताएं पौधे के विकास के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है? 16 बी राइट आंसर है। पौधे के विकास के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है? 16 सही जवाब है। आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारण? आलू में जो ब्लैक हार्ट रोग है ना, ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है। पूसा 444 यानी कि पूसा 444 किसका एक प्रजाति है? ऑप्शन नंबर बी बताइएगा। बाजरे का एक प्रजाति होता है। कौन सा? पूसा 444। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1965 में। राष्ट्रीय विकास बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1965 आपको बताना होगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? रिपीटेड सवाल है ना? नहीं ये नहीं आया था। डेयरी पूछे करनाल बताइएगा। कहाँ है करनाल? बर्लॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बर्लॉग दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। और नहीं विज्ञान नहीं, कृषि ना होगा, कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा? बर्लॉग पुरस्कार। श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को। चिपकू आंदोलन की शुरुआत हुई थी 19 का हो जाएगा राइट आंसर। चिपकू आंदोलन की शुरुआत अगर पूछेगा हुआ था कहाँ पर, मतलब कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1973 में हुआ था। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फूल का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। फूल का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। बताएं कि दूध में मीठापन आता है किसकी वजह से? तो दूध में मीठापन आता है लैक्टोज की वजह से। ठीक है, दूध में मीठापन किसकी वजह से? लैक्टोज की वजह से आता है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश का नाम? ऑप्शन नंबर आपको डी बताना होगा। चाइना यानी कि चीन है। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता का नाम? ऑप्शन नंबर आपको बी बताना होगा। MS स्वामीनाथन है। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता स्वामीनाथन है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी कब हुई थी? 24 का राइट आंसर हो जाएगा ए राइट आंसर। 1967-68 में। कहाँ पर? पंजाब में। हरित क्रांति का जनक देश का नाम? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी फिलीपींस में हुआ था। हरित क्रांति का जनक देश अगर आपसे पूछे तो आपको फिलीपींस बताना है। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? सबसे पहले हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था किसने? विलियम गॉड। डॉक्टर विलियम गॉड आपको बताना होगा। 26 का डी हो जाएगा सही जवाब। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फल का अध्ययन कहलाता है ऑप्शन बी पोमोलॉजी। पोमोलॉजी क्या होता है? फल का अध्ययन होता है। कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? कपास अनुसंधान है कहाँ पर? मुंबई में। कपास कहाँ? 28 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है। लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? लौंग के लिए आपको 29 का बताना होगा। डी सही जवाब। कहाँ से? पुष्प कलिका से प्राप्त होता है। लौंग जो है ना पौधे के पुष्प कलिका से प्राप्त होता है। सोयाबीन में कितना % प्रोटीन रहता है? सोयाबीन में होता है टोटल 46%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो मनीला में है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर आपको सी टिक करना होगा। कटक में है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ है भाई? कटक में है। टिक्का रोग का संबंध किस फसल से है? टिक्का होता है मूंगफली में होने वाला रोग। टिक्का किस में होता है? मूंगफली में। थीन किस तत्व में पाया जाता है? थीन पाया जाता है ए राइट आंसर चाय में। थीन किस में? चाय। चाय बोर्ड कहाँ पर स्थापित किया गया है? चाय बोर्ड हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोलकाता में। चाय बोर्ड कहाँ पर है? कोलकाता में। रेशम के कीड़े कोकून अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं?
शहतूत की पत्तियों से रेशम के जो कीड़े हैं कोनून अपना भोजन पूछ रहा है, कहाँ से प्राप्त करता है? शहतूत के पत्तों से। गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी, गोल्डन फाइबर हो जाता है जूट। गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? जूट को। दालचीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? छाल से। ऑप्शन नंबर डी, दालचीनी पौधे के कहाँ से? छाल से प्राप्त होता है। दूध का रंग सफ़ेद किसके वजह से होता है? दूध का रंग सफ़ेद होता है कैसीन की वजह से। किसके? कैसीन की वजह से। टमाटर का लाल रंग जो होना होता है लाइकोपीन की वजह से होता है। ध्यान रखिएगा, टमाटर का लाल रंग किसकी वजह से? लाइकोपीन की वजह से होता है। कॉफ़ी में कौन सा तत्व पाया जाता है? कॉफ़ी में रहता है ऑप्शन नंबर बी, कैफीन। कॉफ़ी में कैफीन। मशरूम क्या है? मशरूम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कवक होता है। मशरूम क्या होगा? मशरूम होता है क्या? कवक। स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री का नाम? पी देशमुख बताना है। पंजाब राव देशमुख स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री रहे थे। अब आ जाते हैं टेस्ट पेपर नंबर 5 पर। पहला अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन नंबर आपको डी बताना होगा, स्टॉकहोम में। पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर? स्टॉकहोम में। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी, 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस कब मनता है? 22 अप्रैल को। 22 मार्च को क्या मनता है? जल दिवस। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस की तिथि को मनाया जाता है 16 सितंबर को। ध्यान रखिएगा, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। जैविक घटक का कौन भाग नहीं है? जैविक घटक में उत्पादक होता है, उपभोक्ता होता है, अपघटक होता है, लेकिन वायु नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही जवाब। जैविक घटक में नहीं आएंगे ये। ओजोन परत को नष्ट करता है कौन? ओजोन परत को CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ना बहुत प्रॉब्लम करता है। पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था पहला वाला कहाँ पर हुआ था? नंबर 6 का हो जाएगा, रियो डी जेनेरियो में। पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। अच्छा बताइए कि क्योटो सम्मेलन हुआ था कहाँ पर? कब हुआ था? यहाँ पे आपको बताना होगा, क्योटो हुआ था 1997 में। क्योटो कब हुआ था? 97 में। पारा प्रदूषण से प्रभावित अंग का नाम? पारा प्रदूषण से प्रभावित मस्तिष्क होता है। पारा प्रदूषण से मस्तिष्क प्रभावित होता है। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब की गई थी? 2002 में। राष्ट्रीय जल नीति 2002 में। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब किया गया था? मॉन्ट्रियल हुआ था 16 सितंबर 1987 को। देखिए, ओजोन परत से संबंधित रहा था मॉन्ट्रियल सम्मेलन, सबसे पहले ये याद रखिए 16 सितंबर 1987 को हुआ था। फिर से देखिए, ओजोन परत से संबंधित मॉन्ट्रियल है, हुआ कब था? तो 16 सितंबर 1987 को हुआ था। राष्ट्रीय वन नीति कब लागू किया गया था? राष्ट्रीय वन नीति आया था लागू हुआ था 1988 में। राष्ट्रीय वन नीति कब लागू? 1988 में हुआ था। परितंत्र शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? परितंत्र के लिए आपको टांसले बताना होगा। परितंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले टांसले ने किया था। भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में याद रखिएगा मिथाइल आइसोसाइनेट गैस था जिसका कि रिसाव हुआ था 2 और 3 दिसंबर की रात्रि को। डेट ईस्वी कौन सा था यह बताना है यहाँ पर। 1984 में हुआ था 2 और 3 दिसंबर की मध्यरात्रि में। बताएं कि सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी बताइएगा, महासागर। सर्वाधिक अस्थायी अगर आपसे पूछेगा पारिस्थितिकी कौन सा होता है तो महासागर सही जवाब है। जैव विविधता दिवस कब मनाई जाती है? नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
22 मई को मनाते हैं। 22 मई को क्या मनाते हैं? जैव विविधता दिवस मनाते हैं। ठीक है, 22 मई को। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई क्या है? पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई होता है पारितंत्र। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई क्या होगा? पारितंत्र होता है। नदियों में जल प्रदूषण की माप किसके माध्यम से किया जाता है? ऑक्सीजन की खुली हुई मात्रा से। नदियों में जल प्रदूषण की माप किसके माध्यम से होता है? ऑक्सीजन की खुली हुई मात्रा से। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को हर वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल कब से प्रभावी हुआ था? क्योटो के लिए आपको बताना होगा ऑप्शन नंबर डी 2005 से। क्योटो प्रोटोकॉल कब से? 2005 से हुआ था। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? पृथ्वी का औसत तापमान होता है 14 डिग्री। पृथ्वी का औसत तापमान अगर आपसे पूछे तो आपको 14 डिग्री बताना है। औसत बताया गया है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में क्या है? ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी CO2 हो जाएगा। वायु प्रदूषण सीसा से प्रभावित अंग कौन सा है? वायु प्रदूषक होता है सीसा, इससे ना ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, उदर प्रभावित होता है, उदर। क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था CO2 को कम करना। क्योटो सम्मेलन जो है ना, इसका उद्देश्य क्या था? CO2 गैस को कम करना। पारितंत्र में कह रहे ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत हो जाएगा आपका सूर्य। पहली बार इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? पहली बार इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था किसने? 25 का हो जाएगा बी राइट आंसर। किसने किया था? रीटर ने। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? आपको यहाँ पर रीटर याद रखना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है रीटर। रीटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है किस चीज़ के लिए? इकोलॉजी के लिए। सबसे पहले ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी जोसेफ फॉरियर ने। सवाल कह रहा है ना, सबसे पहले ग्रीन हाउस गैस का जो संकल्पना है किसने दिया था, मतलब उसके बारे में सारा कुछ तैयार करना किसने दिया था? तो आपको जोसेफ फॉरियर बताना है। कह रहा है कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 27 का ऑप्शन नंबर बताइए। सोचिए पहले तो, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? बिना ऑप्शन का सोच सकते हैं। विश्व वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। ठीक है, 27 का ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा, 21 मार्च को विश्व वन दिवस। विलुप्त हो रहे प्राणियों का संबंध किससे है? उनको ना रेड डाटा बुक में रखा जाता है। जो प्राणी गायब हो रहे हैं उनको रेड डाटा बुक में रखा जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? कुछ देर पहले भी बताया गया था। ये आपका जो मार्च में 22 को मनता है। कौन सा? विश्व जल दिवस। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में लागू किया। किसने? भारत सरकार ने क्या किया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, अब आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ये ना 26 नवंबर को मनता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनता है। और भारत में 26 नवंबर को कुछ और भी मनता है, पता है आपको अच्छे से। पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कौन सी है? नाम है ग्रीन पीस। किसके लिए? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का नाम क्या है? तो ग्रीन पीस है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? नागपुर में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? नागपुर में है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा हुई थी कब? ऑप्शन नंबर सी 2004 में। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा की गई थी कब? 2004 में किया गया था, याद रखिएगा। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ? बेंगलुरु में है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है।
संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को सबसे अधिक हानि कौन पहुंचाता है? ऑप्शन नंबर ए SO2। संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारत को सबसे अधिक हानि पूछे SO2 पहुंचाता है। अपघटक के अंतर्गत कौन आते हैं? अपघटक के अंतर्गत में आपको कवक और जीवाणु दोनों आते हैं। याद रखिएगा, अपघटक के अंतर्गत में कवक और जीवाणु दोनों आता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ग्रीन हाउस गैस के कारण कौन नहीं है? तो कौन कौन है यह ध्यान रखें। पहले जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, तीनों हो जाएगा। ऑक्सीजन नहीं होता है ग्रीन हाउस गैस के कारक में। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2 फरवरी को। याद रखिएगा, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को हर वर्ष मनाया जाता है। नंबर 40 कह रहा है ऊर्जा पिरामिड सदैव होती है कैसी? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, सीधा। ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होता है। ऊर्जा पिरामिड सदैव कैसा होता है? सीधा। याद रखिएगा। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपको बताना होगा 41 का एंथ्रोपोजेनिक। ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है कौन सा? आपको एंथ्रोपोजेनिक कहना होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको शुरुआत में बताया गया था, टेस्ट पेपर नंबर 5 तक यहाँ पे होता है ख़त्म। आशा करता हूँ क्लास आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मेहनत आपके लिए किया गया, पसंद तो आपको आना ही है। कुछ कहना हो कमेंट करके बताइए। अगर क्लास सच में अच्छा लग गया हो तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार दरोगा है, बिहार SSC है, बिहार पुलिस है, बिहार के सारे एग्ज़ाम के लिए आप यहाँ पर जोड़ सकते हो। अगर आपको लगे तो आप क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में। आशा करेंगे कि आप शेयर भी कर देंगे। कुछ कहना हो कमेंट करके बताइए। अगला इसका जो सेट नंबर 6 की क्लास है, आपको यहाँ पर थंबनेल समझ लीजिए कि शो कर रहा है। आप लोग इसे देखिए कंटिन्यू। सेट नंबर जो 72 के आसपास तक है, सारे क्लास को आप फटाफट देखते चलेंगे। बस थंबनेल को टच करना है, क्लास को देखना है।